दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक तीर से दो शिकार कैसे करती है। अपने भ्रष्टाचार को उजागर होने से अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए और विरोधियों को कमजोर करने के लिए एक तीर से दो शिकार करती है। अभी आप देखिए कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में उससे ध्यान भटकाने के लिए और दूसरे इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी घटना आप सबके सामने है। यही नहीं, हमारे देश में संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर 2 नवंबर को फैसला सुनाकर सुरक्षित रख चुका था, अदालतों की भी निगरानी, जजों की जासूसी करती है मोदी सरकार। यह प्रमाणिक तौर पर मैं इसलिए कह सकता हूं कि 15 फरवरी को, यह भी संयोग और प्रयोग की बात आप देखिए, प्रयोग है, संयोग नहीं हो सकता है कि 15 फरवरी 2024 को संवैधानिक बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला सुनाती हो और उससे पहले 14 फरवरी को कांग्रेस के बैंक खातों को मोदी सरकार आयकर विभाग से फ्रीज करा देती हो। राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए एक तीर से दो शिकार। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खबर है उसको दबाने का, उस घोटाले को दबाने का, और दूसरा जो राहुल गांधी ने भारत में यात्रा की है, यात्रा करके 4000 किलोमीटर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और दूसरी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक ये जो यात्रा की है 6700 किलोमीटर की, उसमें जो फिजा बनी कांग्रेस की, उस फिजा को से भयभीत होकर के एक तीर से दो शिकार करने का काम मोदी सरकार ने कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करके किया है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं किस तरीके से, इसलिए कर रहा हूं कि आपको ताकि ध्यान रहे। अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार किया जाता है मार्च 2024 में, जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया, अधिसूचना जारी हो गई। लेकिन गिरफ्तारी की पटकथा का आप देखिए कैसे की गई। 10 नवंबर 2022 को दिल्ली शराब के मामले में ईडी का एक एक्शन होता है। वो अरविंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरद रेड्डी को गिरफ्तार करती है 10 नवंबर को, और 15 नवंबर को अरविंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद करती है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चंदे के नाम पर 5 करोड़ की वसूली को अपने बैंक खाते में उसको जमा करा देती है 21 तारीख को। यह है ईडी से वसूली का मामला। और फिर इसके बाद में आपको बताना चाहता हूं कि वह जून 2023 में रेड्डी जो है सरकारी गवाह बन जाता है। और रोचक बात आपको बताता हूं कि अरविंदो फार्मा ने, जिसके निदेशक है रेड्डी, वह 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड की खरीद करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के। 52 करोड़ में से 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली भारतीय जनता पार्टी करती है। और हो क्या रहा है, कहा जा रहा है कि हम पैसे की, नकदी का जो हिसाब किताब हुआ, शराब घोटाले में जो पैसा कहां से कहां गया, इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जांच पड़ताल के लिए क्या हुआ, 26 फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली के गिरफ्तार है, जेल में है ईडी के कारण। 4 अक्टूबर 2023 से संजय सिंह गिरफ्तार हैं और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। और ईडी वाले कह रहे हैं हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पैसा कहां है, पैसा कहां गया। कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से रेड्डी की गिरफ्तारी करवा करके 34 करोड़ से ज्यादा की वसूली की है। तो जेपी नड्डा को ईडी गिरफ्तार करेगी। जेपी नड्डा की गिरफ्तारी से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी गिरफ्तारी से 34 करोड़ से ज्यादा की नकदी की बरामदगी हो सकती है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है। इससे पहले आप सबको मालूम है कि झारखंड के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। और यह सब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि यह ईडी का दबाव सिर्फ आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन पर ही रहा हो। पर मैं बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन वह इनके ईडी के आगे और उनके पालतू की तरह बनने के लिए तैयार न हुआ। हेमंत सोरेन ने बहादुरी दिखाई, हेमंत सोरेन ने जेल जाना शुरू किया, लेकिन किसी भी कीमत में इनके पाले में खड़ा होना स्वीकार नहीं किया है। 2 जुलाई 2023 का
वो दिन जब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अपनी गारंटी और विपक्ष के भ्रष्टाचार की बात कर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया था, तब एनसीपी के अजीत पवार को और अजीत पवार पर यह आरोप लगाने के बाद आप सब लोगों को जानकारी है कि अजीत पवार को 2 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो 70,000 करोड़ के लुटेरे भ्रष्टाचारी को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उस शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी, और वह 20 लाख रुपए महीने की वसूली इस बात से करते, शारदा चिटफंड के मालिक सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए महीने की वसूली करके, ताकि उसको शारदा चिटफंड वाले की मदद सरकार कर सके। ऐसे आरोपी को सीबीआई बार बार तलब करती थी, अब पूछताछ के लिए लेकर जाती थी। आज हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई किसी प्रकार की पूछताछ नहीं कर रही है। मुकुल नायर, शुभेंदु अधिकारी, जिन पर नारदा स्टिंग का याद होगा आप सब लोगों को, नारदा स्टिंग में दोनों पर, और लेकिन दोनों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब ईडी ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद, जब दोनों ने, शुभेंदु अधिकारी ने और मुकुल राय ने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईडी ने एक जो चालान सबमिट किया, आप हैरान होंगे जान करके, उसमें शुभेंदु अधिकारी और सीबीआई जिससे पूछताछ कर रही है, चार्जशीट में 2021 में ईडी ने जो जमा किया चार्जशीट, उसमें दोनों के नाम, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का नाम गायब कर दिया गया है। नारायण राणे पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने 2016 में आरोप लगाया 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और 2018 में वही नारायण राणे भाजपा को ज्वाइन कर लेते, 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गायब हो जाता है। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को, उनकी विधवाओं को और वहां के घायल जवानों को जो फ्लैट देने थे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें 40% फ्लैटों में घोटाला करने का आरोपी अशोक चौहान। और अशोक चौहान पर किस प्रकार की भाषा का उपयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। मोदी ने कहा था कि उसने अपनी सालियों को तक को फ्लैट दिए हैं, और वही जब भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं और राज्यसभा का सदस्य 6 फरवरी 2024 में अशोक चौहान को बनाया जाता है। तो तब हम ये कहना चाहते हैं कि ईडी सीबीआई की मदद से विपक्ष के नेताओं को फंसा करके भाजपा में शामिल करने, और भाजपा में शामिल नहीं हो तो उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह, संजय सिंह की तरह उन्हें उठा करके जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और यही काम मैं फिर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद डरे हुए नरेंद्र मोदी ने उनके बैंक खाते कांग्रेस के सीज करा दिए हैं, ताकि कांग्रेस किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार न कर सके। तो विपक्ष के नेता अगर ईडी सीबीआई से डरे नहीं, तो अरविंद केजरीवाल की तरह, हेमंत सोरेन की तरह उन्हें जेल में डाला जाए, और अगर राहुल गांधी की तरह वो डरे नहीं, निर्भीक होकर के भारत भर की यात्रा करते रहे, तो कांग्रेस के पूरे बैंक खातों को सीज कराया जाए, और देश के मीडिया को, देश के ईडी को, सीबीआई को, चुनाव आयोग को, आयकर विभाग को, तमाम को, सतर्कता आयोग को, तमाम को पालतू की तरह बना करके रखा जाए। यह स्थिति हमारे देश के अंदर आ चुकी है। और दुनिया में 3 गुना, जरा आप सोचिएगा कि हमारे देश में 3 गुना ज्यादा कर्ज लेकर दुनिया से हमारे देश में कर्जदार बनाया गया। आप अपने अपने हिसाब किताब लगा दीजिए, एक एक जन अपने परिवारों में, क्या आपकी आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ है क्या? हमारे देश में हमारे देश की भारत सरकार की संपत्तियों को बेचा गया। एक कंपनी का मैं जिक्र करूं, अगर उदाहरण दे रहा हूं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके खरीदार वेदांता ने 400 करोड़ रुपए, 4 अरब रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा बांटा है। तो कल्पना कीजिए 300 से ज्यादा सरकारी कंपनियों को बेच चुकी है मोदी की सरकार। एक एक कंपनी से अगर 400 करोड़ रुपए आया होगा तो कितना पैसा लिया गया। और फिर बंदरगाह, एयरपोर्ट और बाकी जो तमाम हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग सबको बेचा गया, उनका क्या हश्र होगा, यह आपको हमको सोचना पड़ेगा। हमारे देश में जो कर्ज लिया गया है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत सरकार को चेता दिया है कि भारत सरकार की तमाम 81% भारत
गिरवी हो चुका है, मात्र 19% बाकी रह गया है। हमसे कहा जा रहा है कि विश्व में हमारा जो आर्थिक इस हैसियत है वो हम वहां पहुंचने वाले 5वें नंबर या 3रे नंबर पर पहुंचने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष धमकी दे चुका है भारत सरकार को, अगर आपने कर्ज का यही सिलसिला जारी रखा तो अगला श्रीलंका की तरह कंगाल होने का नंबर भारत का आने वाला है। यह स्थिति हमारे देश के अंदर हो गई है। और अब आयकर आपको बताना चाहता हूं कि जब 1994-95 में कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे तब का मामला उठाया जा रहा है। 2017-18 में जब मोतीलाल वोहरा थे तब कांग्रेस को मामला उठाया जा रहा है, जबकि आयकर की धारा 13A में बहुत साफ है कि राजनीतिक दलों को किसी भी कीमत पर आयकर नहीं देना पड़ता है। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, देश के अंदर भी, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा शोध है जिसके मुताबिक 28 करोड़ बेरोजगार भारत में, जिनमें बड़ी संख्या रोजगार न मिलने के कारण हतोत्साहित होकर के करोड़ों करोड़ ने रोजगार का ढूंढना बंद कर दिया है। और दूसरे ऐसे लोग हैं करोड़ों जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। वो आपके सामने भी है कि अगर सरकार की वैकेंसी 10,000 होती है तो पता लगता है कि 50 लाख लोग आवेदन करते हैं। और तीसरे वो तबका है जो खेत खलियान में जाता है लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए उसके पास नहीं है। और चौथा तबका वो है जिसको 7-8 दिन में, कभी 1-2 दिन की मजदूरी मिल पाती है। इस तरीके की स्थिति हमारे देश के अंदर हो गई है। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से रेड्डी को गिरफ्तार करके 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा की भाजपा ने वसूली की है, इससे बहुत साफ लग चुका है कि भारत में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से हमारे देश में व्यापारी और उद्यमियों को ब्लैकमेल करके वसूली की जा रही है। विपक्ष के नेताओं पर को नोटिस भेज करके उनको गिरफ्तार करके या तो पार्टी में शामिल किया जा रहा है या फिर जेल में भेजा जा रहा है। और हमारे देश के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं, जजों की भी निगरानी की जा रही है, जासूसी की जा रही है हमारा देश में। इसलिए आप सब लोगों का दायित्व बनता है कि इस समय आप उठ खड़े हों। हमारे देश की न्यायपालिका जिसकी जासूसी मोदी सरकार कर रही है उसे बचाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाल रही है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से फंसा रही है। हमारे देश में दुनिया भर के कर्ज उठा करके देश को श्रीलंका की तरह कंगाल बनाने जा रही है। और देश की सीमाओं पर चीन का कब्जा करा करके हमारे देश का भूगोल बिगाड़ने जा रही है। और हमारे देश के अंदर जो पीड़ित बेटियां हैं, चाहे पहलवान बेटियां हों, चाहे दलितों की बेटियां, ब्राह्मणों की बेटियां, राजपूत और तमाम, मैं कहता हूं मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बेटियां हमारे देश के अंदर हो, उनके साथ में यौन शोषण और उनका साथ में बर्बरता करने वालों को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। न बेटियां सुरक्षित हैं, न रोजगार मिल रहे हैं, न सीमाएं सुरक्षित हैं, न देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, न देश के सरकारी संस्थान सुरक्षित है, न विपक्ष सुरक्षित है, न देश के लोगों की आवाज़ में मैं कहूँगा कि वह अभी बुलंद आवाज़ उठा पाने की हैसियत में है। इसलिए आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और निश्चित तौर पर मैं राजनीतिक पोल खोल इस प्रकार की कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, विरोधियों को फंसाने के लिए एक तीर से कई शिकार करती आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।